प्यारे स्टूडेंट, अब हम करेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। और मैंने बताया था 3 सेट्स का क्वेश्चन बिना डायग्राम, वेन डायग्राम बिना नहीं हो सकता। तो आप वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर एक एक पार्ट का आंसर देंगे। देखने से देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन को समझ के हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। जिसका डायग्राम बन गया उसके 6 नंबर कंप्लीट हो गए। तो ध्यान से देखो भी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले तो हम पढ़ते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट, सर्वे की बात कर रहा है। और अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड का यूज हुआ तो ये 25 सेट्स का यूनियन होगा, वरना यूनिवर्सल सेट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। इट वाज फाउंड, क्या पाया? 15 हैज टेकन मैथमेटिक्स के 25 स्टूडेंट में से 15 स्टूडेंट ऐसे थे जो किसके थे? मैथ सब्जेक्ट के। 12 स्टूडेंट ऐसे थे हैज टेकन किसके थे? फिजिक्स के थे। एंड 11 स्टूडेंट ऐसे थे जो किसके थे? केमिस्ट्री के थे। और 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिसके पास मैथ और केमिस्ट्री दोनों थे। और 9 स्टूडेंट ऐसे थे आपके पास जिसके पास मैथ और फिजिक्स दोनों थे। 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट थे। एंड कह रहा 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके पास तीनों सब्जेक्ट थे। तो फाइंड द फॉलोइंग आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। कह रहा है ये जो आपके पास 8 पार्ट दे रखे हैं, इनका आंसर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन को पढ़ के ये तो कंफर्म हो गया था कि ये क्वेश्चन 3 सेट्स का है और 3 सेट्स का क्वेश्चन के आंसर वेन डायग्राम से निकलेंगे। तो पहले मान लेते हैं हम ए किसको माना, बी किसको माना और सी किसको माना। ठीक है अभी देखो अभी लेट मैं ए बी सी मानने के बजाय एम क्या हो जाएगा? मैथ का हो जाएगा। एम पी एंड सी बी द सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आएगी? क्या किया मैंने कि एम पी एंड सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट जो मैथ पढ़ते हैं, मैथ के लिए एम मान लिया, फिजिक्स के लिए पी मान लिया, केमिस्ट्री के लिए सी मान लिया, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक बात है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर समझ में आ गई। ये क्वेश्चन 3 सेट्स का है। तो वेन डायग्राम जब हम बनाने लगे तो ये तो सेट हो गया एम, ठीक है। ये सेट हो गया आपका मान लो पी, तो ये सेट कौन सा हो गया आपका? ये सेट हो गया आपका सी। ठीक बात, ये आपका डायग्राम हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या माना आपने? एम क्या मान लिया? अभी एम मैथ का सेट मान लिया, ये आपने माना पी फिजिक्स का, ये आपने माना केमिस्ट्री सी केमिस्ट्री का। ठीक बात है। ओके, ये बात दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो गिवन में आपको क्या दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात किसकी? गिवन की। गिवन में बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथमेटिक्स, कितने दे रखे? मैथ में कितने स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट है। ठीक बात। हाँ भाई, फिर बात करें फिजिक्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ फिजिक्स में कितने? 12 स्टूडेंट किसके हैं? फिजिक्स के। और केमिस्ट्री के कितने हैं? अभी केमिस्ट्री कितने? 11। ठीक बात। उसके बाद क्या देगा? 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इक्वल टू कितना हो गया? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया अभी? उसके बाद 5 स्टूडेंट ही हो गए। उसके बाद क्या? 9 स्टूडेंट है जो मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स, मैथ इंटरसेक्शन पी, कितने स्टूडेंट हैं? 9 स्टूडेंट है। ठीक है, ओके भी। एंड आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के कितने स्टूडेंट हैं? 4। फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री के कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? 4। ठीक बात है भी, ओके भी। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री के कितने हैं? 3। तीनों के कितने हैं? 3 स्टूडेंट है। और गिवन आपको क्या करना? आंसर देना। अब हम यहाँ आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी एटलीस्ट वर्ड का यूज नहीं हुआ। अगर एटलीस्ट वर्ड का यूज नहीं हुआ तो ये जो 25 है ये सर्वे में दे रखे हैं, तो ये यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट है। ये बात ध्यान रखना। ठीक बात है। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है, यहाँ लिखो तो लिख दो
नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू कितने हो गए 25। ठीक बात है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आगे भी अब डायग्राम पे चलते हैं। पूरा m कितना दे रखा है आपको, पूरा का पूरा m कितना दे रखा है 15। डायग्राम में 3 सेट रिप्रेजेंट करने के बाद डायग्राम फिल कैसे करना है वो अब समझना। सबसे पहले कौन सा सेट फिल करेंगे जिसमें तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट आते हैं, और कॉमन एलिमेंट कितने हैं 3। तो यहां कितना फिल होगा 3, कितना हो गया अभी 3। ध्यान रखना सबसे पहले किसको फिल करेंगे, सबसे कॉमन वाले एलिमेंट को। ये कितना हो गया 3, क्योंकि तीनों सेट का कॉमन स्टूडेंट कितने 3 है। ये बात समझ में आ गई। फिर एक एक को पकड़ लो, m और p का इंटरसेक्शन देखो। m फिजिक्स और मैथ का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 9। कितने आ चुके, देखो फिजिक्स और मैथ का इंटरसेक्शन ये तो है पूरा, कितने आ चुके 3, तो 9 है तो कितना बचेंगे 6। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, फिजिक्स मैथ और फिजिक्स का जो इंटरसेक्शन है वो दे रखा है 9। 3 आप भर चुके तो कितना बचा 6, और 3 कौन सा था, तीनों का कॉमन। फिर बात करो मैथ और केमिस्ट्री। मैथ और केमिस्ट्री में टोटल कितने हैं 5 इंटरसेक्शन में 3 लिख चुके, कितना लिखोगे 2। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल इंटरसेक्शन में कितने 4, 3 कंबाइन कंप्लीट कर चुके, कितने बचे आपके पास 1। क्या ये फिल हो गया आपका? हाँ सर ये तो फिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखो, अब मैथ से स्टार्ट करो। टोटल मैथ के कितने हैं 15, टोटल मैथ के कितने हैं 15 टोटल है। ठीक है 15 क्या है टोटल, ये पूरा मैथ है या नहीं है। 15 में से आपके पास कितने आ चुके 6, 3, 2, तो कितने हो गए 5 और 6 11 हो गए। टोटल 15 थे तो कितने बचेंगे आपके पास 4। ठीक है, अभी हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन पे ही बता रहे हैं किसमें क्या भरना है। ठीक है, अभी फिर बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में टोटल कितने 11 में कितने फिल हो चुके 2, 3, 5 और 6, कितने बचेंगे 5। 6 हो गए तो 5 बच गए भी आपके पास। उसके बाद आपके पास किसकी बारी आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में कितने हैं 12, फिजिक्स में कितने हैं 12 में कितने फिल हो चुके 3, 6, 3, 9 और 10 फिल हो चुके। फिजिक्स में है 12 तो कितने बच गए 2। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या किया मैंने, देखो इस पूरे का मतलब मैथ था, और ये इतना इतना जो आपका पास ये पोर्शन है, ये पोर्शन ये क्या है ओनली मैथ, ओनली मैथ। ये जो पोर्शन आपके पास है, ये जो पोर्शन आपके पास है, ये जो पोर्शन आपके पास है ये क्या है ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। ठीक है, अभी ये जो पोर्शन आपके पास रह गया, ये जो पोर्शन ये क्या है ओनली केमिस्ट्री। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आगे भी ठीक है। ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये आपके पास है तीनों का कॉमन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ। तो ये पोर्शन आपका बच गया, ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन बच गया इसमें मैथ है, फिजिक्स है, मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। क्या बात समझ में आएगी? तो ये बोलो ये पोर्शन क्या हो गया सर, ये जो पोर्शन है आपके पास ये वाला पोर्शन, ये क्या आपके पास मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। तो ये क्या बच गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। क्या ये बात आपको समझ में आई? कौन सा पोर्शन किसका हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? आगे आगे ठीक है। अब आंसर देते हैं एक एक क्वेश्चन का। बड़ा सिंपल सा आंसर है, आंसर यहां लिखता हूं मैं एक एक पार्ट का, कुछ नहीं करना आपको। अब देखो लैंग्वेज तो आप लिख सकते हो, बस हमें आंसर लिखने, यहां से दिखना चाहिए आपको क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, यहां से बस ये चीज हमें चाहिए और ये क्वेश्चन हमें चाहिए और ये आंसर हमें चाहिए। आंसर बिल्कुल एक एक लाइन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बोर्ड कहीं यहां लिख दूंगा, आंसर एक एक लाइन के। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ओनली केमिस्ट्री, क्या कोई फॉर्मूला लगाओगे? नहीं, ओनली केमिस्ट्री, ये है ओनली केमिस्ट्री, तो पहले का आंसर कितना होगा 5। ठीक है, ओके। बात आती है सेकंड पार्ट में। सेकंड में क्या पूछ रहा है ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथ, ओनली मैथ कितना है 4, सेकंड का आंसर कितना हो गया 4। ठीक है, अभी थर्ड की बात करो, देखो कितने आसान है 6 नंबर लेना। थर्ड पोर्शन, थर्ड का आंसर क्या पूछ रहा है ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स कितने हैं 2। अरे लिख दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए डायग्राम में कौन सा पोर्शन किसका है, ओनली फिजिक्स कितने 2। ठीक है, अभी फोर्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा 1, तो क्या हो गया 1। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी फिफ्थ पार्ट में क्या है मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए, मैथ फिजिक्स
बट नॉट केमिस्ट्री। कितना होगा 6, कितना हो जाएगा 6। ठीक बात है अभी, ओके। 6 पार्ट की बात करें, 6 पार्ट क्या है आपके पास, ये रहा ओनली, यही है ना, हाँ लिया ये 6 पार्ट, ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट, ओनली एक सब्जेक्ट, ओनली एक सब्जेक्ट, ये लैंग्वेज आप खुद लिख लेना अभी, ओनली एक सब्जेक्ट, ओनली एक सब्जेक्ट, क्या तो मैथ हो उसके पास या फिजिक्स हो उसके पास या केमिस्ट्री। ओनली मैथ का कितना है 4, ओनली फिजिक्स कितने हैं 2, ओनली केमिस्ट्री कितने हैं 5, तो क्या हो जाएगा 4 + 5 + 2। देखो इसका ओनली, इसका ओनली, इसका ओनली ऐड कर दो, आंसर कितने हो गए 11। ठीक बात है अभी, ओके। फिर क्या कह रहा है अभी, एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट हो। अगले में बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछ ली, ए यूनियन बी यूनियन सी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। आप फॉर्मूला लगाओ तो आपकी मर्जी है, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, वेन डायग्राम से करना चाहते हो, इसलिए मैंने आपको बेसिक्स में कहा फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमें। इन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ऐड करें, देखो पहले ये ऐड कर लेते हैं, टोटल ये कितना हो जाएगा 10 और 5 15, कितना हो गया 15 + 2 + 1 + 5। देखो मैंने पहले इस पूरे को जोड़ दिया, फिर ये सब जोड़ दिया मैंने इसमें, तो कितना हो गया अभी ये 15 + 7 और 8 कितना हो गया 23, कितना हो गया 23, कितना, इसका मतलब हो गया कम से कम एक स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने 23। तो कह रहे नॉन ऑफ 3 सब्जेक्ट, नॉन ऑफ 3 सब्जेक्ट, तो वो स्टूडेंट बताओ जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो यूनिवर्सल किसको डिनोट करता है, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने थे 25, और पढ़े कितने, कितने सब्जेक्ट 23 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़े, तो कितने ने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। देखो ये क्वेश्चन आपने किया, आंसर देना कितना सिंपल था, मैंने किसी आंसर की लैंग्वेज नहीं लिखी। आप लिखते नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ ओनली इक्वल टू इतने, नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स ओनली इक्वल टू इतने, ये लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हो। मेरा पूरा फोकस था आपको डायग्राम समझा के आंसर निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में हो तो आप मेरे से पूछो, इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, और ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। एक नई, इसमें एक नई टाइप में लेके चलूंगा अब अगले क्वेश्चन में। आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके 4 नंबर पूछ लेता तो 2 पार्ट पूछ लेता, इसके 3 पूछ लेता। मैंने इसमें जितने भी पार्ट बन सकते थे वो लगभग पार्ट आपके लिखे हुए हैं, उनका मैंने आंसर आपको बताया। डायग्राम में जो जो चीज है कि ओनली मैथ किसको कहेंगे, ओनली फिजिक्स किसको कहेंगे, ओनली केमिस्ट्री किसको कहेंगे, मैथ फिजिक्स किसको कहेंगे, बट नॉट केमिस्ट्री वाला कौन सा आंसर आएगा, तीनों वाला कौन सा आंसर आएगा, एक सब्जेक्ट का आंसर कौन सा आएगा, कितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यूनियन का मतलब डायग्राम से क्या होता है, सारे ऐड होंगे, ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब एक नया क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, आप एक नया इसी टॉपिक पे नया क्वेश्चन पढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वाला जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था वो तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज के 90% क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे डिपेंड होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, ये तो उससे भी आसान है, ध्यान से देखना भी क्या है। एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल, 20 इन क्रिकेट। इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 58 स्पोर्ट्समैन, ये मेडल है जो टोटल कितने स्पोर्ट्समैन को मिले, 58 स्पोर्ट्समैन को मिले, एंड ओनली 3 स्पोर्ट्समैन गॉट मेडल इन ऑल ऑफ 3 स्पोर्ट्स। हाउ मैनी स्पोर्ट्समैन रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। क्वेश्चन वही लग रहा है देखने से, बिना डायग्राम क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना। पहले तो ये देखो आप सेट कौन, क्योंकि 3 सेट का क्वेश्चन है, किस किस के मेडल है, फुटबॉल के हैं, बास्केटबॉल के हैं और क्रिकेट के हैं। तो मैं ये मान लूं लेट एफ फुटबॉल के लिए हो जाएगा, बी बास्केटबॉल के लिए हो जाएगा, एंड सी किसके लिए, क्रिकेट के लिए। बी द सेट्स ऑफ sportsmen who sets of F, B and C be the sets of sportsmen who got medals in football, basketball
एंड क्रिकेट। ठीक है भाई, क्या ये बात आपको समझ में आएगी? मैंने क्या किया, ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो 3 सेट तो मानने पड़ेंगे। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लिया एफ क्या हो गया, कौन सा सेट हो गया जो किसको डिनोट करता है, फुटबॉल को। बी कौन सा सेट हो गया जो किसको डिनोट करता है, बास्केटबॉल को। सी कौन सा सेट हो गया जो किसको डिनोट करता है, क्रिकेट को। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? हाँ, अब डायग्राम आपका बनेगा, पर कन्फर्म थी। ये एक सेट ए हो गया, ए की जगह आपने एफ सेट हो गया, ये सेट आपका बी हो गया, और ये सेट आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, एफ की फुटबॉल को, बी बास्केटबॉल को, और सी क्रिकेट को। ठीक बात है भाई, ओके। ये कौन सा हो गया, एफ मान लेते हैं। ये कौन सा आपका बी है, ये कौन सा आपका सी है। ठीक बात है। अब इसमें गिवन में क्या क्या दे रखा है, आपको ये पता है कि मेडल जो गए उसमें टोटल स्पोर्ट्समैन कितने थे, 58 स्पोर्ट्समैन थे। इसका मतलब किसी ना किसी स्पोर्ट्समैन के पास तो मेडल गए। तो यूनियन है या यूनिवर्सल सेट है, यूनियन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 58। ठीक है भी। बस फुटबॉल में कितने मेडल गए, फुटबॉल में एन एफ इज इक्वल टू कितना है, 38 गए सर। उसके बाद बास्केटबॉल में कितने हैं, बास्केटबॉल में कितने, 15 है। और उसके बाद क्रिकेट में कितने हैं सर, क्रिकेट में कितने, 20 हैं। क्वेश्चन में दे रखी है सारी बात। और 3 स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो तीनों ही स्पोर्ट्स में क्या लेते हैं, मेडल लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। जो गिवन था मैंने लिख दिया। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, समझ में आ गई। डायग्राम फिल करने लगे, जब आपको पता है डायग्राम में जो फिल होता है सबसे पहले तीनों का क्या होता है, इंटरसेक्शन फिल होता है। तो यहां तो कितना आ जाएगा, 3। ये बात कंफर्म है। उसके आगे सर 2 का इंटरसेक्शन नहीं दे रखा। पिछले क्वेश्चन में 2 का इंटरसेक्शन था, बड़ी जल्दी से डायग्राम फिल हो गया था, आंसर आ गए थे। अब सर दिक्कत आ गई, जब ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, जब 2 का इंटरसेक्शन नहीं दे रखा हो, तो मैं मान लेता हूं इसमें एलिमेंट रहे होंगे ए, ओनली एफ में, ओनली सी में कितने रहे होंगे, मान लो बी, ओनली बास्केटबॉल में कितने रहे होंगे, सी। मैंने यहां मान लिया डी, यहां जी, या जी एफ, एफ मान लो, मैं एफ, आपकी मर्जी है। एफ, इसमें जी मान लो, इसमें एच, क्या सीक्वेंस बनी रही। ये अंदर वाला ई मानते हैं तो मानने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? जो चीज़ मेरे पास नहीं थी उनको मान लिया मैंने, ओनली एफ को ए मान लिया, ओनली बी को सी मान लिया, ओनली सी को मैंने बी मान लिया। और ध्यान से देखना, ये जो एफ हो गया ये क्या हो गया, एग्जैक्टली 2। इसमें एफ एंड सी है परंतु बी नहीं है। इस जी में क्या है, इस जी में सर बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बट क्रिकेट नहीं है। एच में क्या है सर, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, पर क्या नहीं है, फुटबॉल नहीं है। और इसका ही तो आंसर निकालना है। अगर रफ में जाके हम सोचे हमें क्या निकालना है, हमें यही तो निकालना है। देखो, हाउ मैनी स्पोर्ट्समैन रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, 3 में से एग्जैक्टली 2 में। इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है, जी एफ प्लस जी प्लस एच का मेरे को क्या निकालना है, आंसर निकालना है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई। तुम ये बताओ, मैं सभी को जोड़ देता हूं तो किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट के सर, नहीं यूनियन के। गलत बोल रहे हो। डायग्राम में जितने भी डाटा है अगर मैं सबको जोड़ दूं तो किसके बराबर होता है, यूनियन के। तो तुम बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट एफ यूनियन बी यूनियन सी, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस 3। ठीक बात है। वो दे कितना रखा है, वो दे रखा है 58 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस 3। इसलिए तुम बताओ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 3 साइड जाएगा, कितना बचेगा, 55। इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, हमें इसका ही तो आंसर निकालना है। हाँ सर, इसी का आंसर निकालना है। और आपको क्या दे रखा है, अरे सर हमें दे रखा है बास्केटबॉल में, फुटबॉल में, ये फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल और क्रिकेट के तो दे रखे है आंसर, इनका यूज तो किया नहीं हमें। अब फुटबॉल के कितने डाटा आपके पास, आपके पास है ए प्लस, देखो फुटबॉल ये पूरा है या नहीं है, अरे फुटबॉल ही तो है ये पूरा, हाँ सर फुटबॉल है, तो इसके डाटा बताओ, ए प्लस एफ प्लस जी प्लस 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसमें, 38। तो तुम बताओ, ए प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू कितना होगा, 35। इक्वेशन नंबर में मान लेता हूँ 2।
ठीक है, ओके सर। फिर बास्केटबॉल की बारी है, ये बास्केटबॉल है या नहीं आपके पास? हाँ सर ये बास्केटबॉल है। इसके डाटा बताओ कितने हैं? सर इसके डाटा है C प्लस G प्लस H प्लस E की जगह प्लस 3 इक्वल टू कितना दे रखा है? 15। तो क्या बन जाएगा? C प्लस G प्लस H इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? 3 होगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। फिर किसका? क्रिकेट का। क्रिकेट का डाटा कौन सा होगा? सर क्रिकेट ये है, ये क्रिकेट है। तो क्या हो जाएगा? B प्लस F प्लस H प्लस 3 इक्वल टू क्रिकेट में है कितना? 20। ठीक है, B प्लस F प्लस H इक्वल टू कितना हो गया? 17। इक्वेशन नंबर क्या होगी? 4। क्या ये बात सही है? हाँ सर ये डाटा दे रखे थे, इनको ABC की टर्म में लिख लिया। अरे यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तीनों क्या कर दो? ऐड। क्योंकि आंसर मेरे को इसका चाहिए तो इसमें ABC नहीं चाहिए, तो ABC का आंसर निकालना पड़ेगा। तो तीनों इक्वेशनों को क्या करो? ऐड। किसको? इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा अभी? देखो ये 2 रही तो A प्लस B प्लस C। अब देखो इसमें भी देखो, ध्यान से देखो, F इसमें भी आ रहा है, F इसमें भी आ रहा है। F कितनी बार आएगा? 2 बार। तो ट्वाइस ऑफ F ऐसे ट्वाइस ऑफ G प्लस ट्वाइस ऑफ H इक्वल टू, इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा? देखो ये कितना है? 35। ये कितना है? 12। 12 और 35, 35 12 और ये कितना है? 20 नहीं है, ये कितना है? 17। ऐड करो कितना हो गया? 9 कितना हो गया? 14 भाई 7 14 हो गया। 4 1 5 रे कितना हो गया? 6 कितना हो गया? 66 कितना? 64 कितना हो गया? अभी 64। इक्वेशन नंबर स्टार डाल दी मैंने। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? F प्लस G प्लस H की। तो तुम ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर स्टार को। अगर इक्वेशन नंबर स्टार में मैं 1 माइनस कर दूं तो A प्लस B प्लस C से A प्लस B प्लस C कट जाएगा। एक F में से 2 F में से एक F चला जाएगा, 2 G में से एक G और 2 H में से एक H। तो क्या बचेगा? F प्लस G प्लस H। तो अगला क्या हो गया रूल आपके पास कि सर इक्वेशन स्टार में माइनस करो इक्वेशन नंबर 1 और आप देखो आपको क्या मिलेगा? इस साइड तो मिलेगा F प्लस G प्लस H इक्वल टू 64 माइनस क्या हो गया? 55, जो किसके बराबर होगा? 9 के। और 9 क्या आंसर हो गया? एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स। वो स्पोर्ट्समैन हो गए जिन्होंने एग्जैक्टली 2 ही स्पोर्ट्स में मेडल लिया। किसमें से? 3 में से। यही तो आंसर है। स्टूडेंट का और स्टूडेंट का आंसर मिला के कितना हो गया? 9। और 9 स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं आपके पास जिन्होंने मेडल प्राप्त किया एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में से। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नया कंसेप्ट था, ये अपने आंसर हो गए। एक बार इस कंसेप्ट को दोबारा देखो। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि आपके पास 3 स्पोर्ट्स हैं, ठीक है? कौन कौन से? फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, जिनको मैंने सेट F, B और C मान लिया। F फुटबॉल को डिनोट करता है, B बास्केटबॉल को, C क्रिकेट को। नंबर ऑफ एलिमेंट F यूनियन B यूनियन C में कितने दे रखे? 58। खुद लिख रखा था 58 स्पोर्ट्समैन ऐसे जिनको मेडल मिले, ठीक है। अभी फुटबॉल में कितने? 38, बास्केटबॉल में कितने? 15, क्रिकेट में कितने? 20 और तीनों में मिले कितने थे? 3। ये चीज मैंने लिख ली। और ये क्वेश्चन क्या चाहता था? एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिलने वाले स्पोर्ट्समैन कितने हैं। तो मैंने देखा मेरे को बस ये आंसर चाहिए, ये आंसर चाहिए और ये आंसर चाहिए। ये सर कैसे निकालूं? और कुछ डाटा दे नहीं रखा। अगर F और C का इंटरसेक्शन दे रखा हो तो 3 में माइनस करके निकाल लेता, पर अब तो नहीं निकाल पाया। तो मैंने कंसीडर कर लिया, इसको मैंने F मान लिया, इसको मैंने G, इसको मैंने क्या मान लिया? H मान लिया, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने C और इसको मैंने क्या मान लिया? B मान लिया। एक चीज आपको कंफर्म थी, इस वेन डायग्राम में जो डाटा फिल हो जाते हैं उन सभी डाटा का सम तीनों सेट के यूनियन के बराबर होता है। तो तीनों सेट के यूनियन के बराबर तीन सभी डाटा का क्या कर दिया मैंने? सम कर दिया। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C, F प्लस G प्लस G, F प्लस G प्लस H का जो आंसर है वो इक्वेशन नंबर में ये आ गया। ये आने के बाद मैंने देखा नहीं सर A प्लस B प्लस C साथ गलत आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। आंसर मिल जाता मेरे को, क्योंकि आंसर तो मेरे को F प्लस G प्लस H का चाहिए था। ठीक बात है या नहीं है? हाँ सर ये बात तो ठीक है, क्या करें? फिर मैंने देखा मेरे को एक चीज दे रखी है कि जो फुटबॉल है, ये आपकी फुटबॉल है, इसमें टोटल कितने मेडल आए? 38 आए। और हमारे अकॉर्डिंग कितने आए? A प्लस F प्लस G प्लस 3। तो मैंने वो कंसेप्ट यूज किया।
वहाँ से मेरे पास a प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू आई। ऐसे मैंने वो क्रिकेट के लिए यूज़ किया, ऐसे मैंने किसके लिए, बास्केटबॉल के लिए यूज़ किया। तो तीनों इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये होगी, एक ये। मैंने देखा अलग अलग से काम नहीं चलेगा, मेरे को तो क्या नहीं चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, और वो तो इन तीनों इक्वेशनों को ऐड करने से आएगा, तभी कुछ सोच सकता हूँ। तो तीनों इक्वेशनों को ऐड किया, और जैसे ही मैंने ऐड किया मेरे पास 2f प्लस 2g प्लस 2h आ गया। 2 नहीं अकेला चाहिए, तो स्टार में इक्वेशन 1 को मैंने माइनस किया, करते a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो गया, 2f में से एक f गया तो f बचा, ऐसे g बचा, ऐसे h बचा। तो f प्लस g प्लस h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। किसके लिए आंसर, एग्जैक्टली 2, ये एग्जैक्टली 2 रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। तो ये मेरा आंसर हो गया। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, फिर आपका सेट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सारे लेक्चर देखने आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से देखना है। क्या, ए सर्वे शोज दैट, एक सर्वे की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में एट लिस्ट वर्ड का यूज हुआ तो यूनियन की बात करेंगे, वरना यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे। 67% पीपल लाइक प्रोडक्ट P1 वेयर 73 लाइक प्रोडक्ट P2 इफ X% ऑफ पीपल लाइक बोथ ऑफ प्रोडक्ट P1 एंड P2 फाइंड द वैल्यू ऑफ X। तो एक क्वेश्चन आप आराम से पढ़ सकते हो, रोक के वीडियो को पढ़ लेना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि सर्वे की बात कर रहा है। तो सर्वे में इतने पीपल 67% पीपल किसको लाइक करते, प्रोडक्ट P1 को, 73 पीपल किसको लाइक करते, प्रोडक्ट P2 को। तो इसका मतलब परसेंटेज में बात कर रहा है। तो आपका जो यूनियन होगा कि यूनिवर्सल, सर यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड का यूज नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, परसेंटेज की बात करेगा तो यूनिवर्सल की टोटल परसेंटेज, यूनिवर्सिटीज में सब कुछ आता है, परसेंटेज में सबसे ज्यादा कितना होता है, 100% होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 100%। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट P1 इज इक्वल टू 67%। नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट P2 इज इक्वल टू कितना है, 73%। मैंने परसेंटेज में ही लिख दिया, कोई दिक्कत, यूनियन तो है नहीं। तो कह रहा है X ऐसा है जो दोनों को लाइक करता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट P1 इंटरसेक्शन P2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, X%। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी इसने, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी पूछी है। ठीक बात है, ये बात तो सही है सर। अब मैं आपसे बात करूं सर, मैं तो एक ही फॉर्मूला जानता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट P1 यूनियन P2। डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम, ये डायग्राम हो गया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं इसमें। ये आपका P1 हो गया, तो ये आपका P2 होगा, ये P1 माइनस P2 होगा, ये P2 माइनस P1 होगा, ये P1 इंटरसेक्शन क्या होगा, P2। ये चीज़ आपको पता थी डायग्राम में, ठीक बात है। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन P2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन P1 इंटरसेक्शन P2। ठीक बात है सर। यूनियन का तो आंसर है ही नहीं मेरे पास, यूनिवर्सल का है। हाँ, P1 का आंसर है कितना है, 67%। P1 का आंसर कितना है, 67%। P2 का आंसर कितना है, 73%। और इंटरसेक्शन का आंसर कितना है, X%। ठीक है सर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट P1 यूनियन P2 इक्वल टू कितना हो गया, ये तो हो गया 140, 10 13, हाँ 140%। ठीक बात है, माइनस X%। ठीक बात है, ये आंसर आ गया। सर ये आंसर तो नहीं चाहिए, हमें X का आंसर चाहिए। हाँ, पर मैं जानता हूं, वी नो दैट, आप जानते क्या हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट P1 यूनियन P2 हमेशा लेस देन इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। ये बात तो सही है सर। तो ये कितना हो गया, 140 माइनस X। मैं परसेंटेज हटा दूं सर, क्योंकि दोनों परसेंटेज है। आंसर X का पूछा, परसेंटेज मैंने नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे साथ तो लास्ट में X हटा के लिखनी पड़ेगी। तो 140 माइनस X, इसकी वैल्यू ये लिख दी, लेस देन इक्वल टू, इसकी कितनी परसेंट, 100%। परसेंट लिखते हो 100%, वरना क्या लिखोगे अब, 100। तो तुम बताओ माइनस X लेस देन इक्वल टू 100 माइनस 140 कितना हो गया, माइनस के 40। तो तुम बताओ X की वैल्यू, माइनस X की वैल्यू लेस देन माइनस 40 आ गई। इसका मतलब आप साइन चेंज, माइनस की जगह प्लस करोगे,
तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। जब आप साइन चेंज करोगे तो इनइक्वलिटी क्या होती है, चेंज। तो x की वैल्यू जो है आपकी वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आ गई, 40। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे, अरे सर ये आंसर सही नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 40 या 40 से ज्यादा, तो वो 100 से ज्यादा जा सकती है, और आंसर में तो 100 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। इसका मतलब क्वेश्चन में और कुछ सोचना पड़ेगा। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई, पक्की बात है सर। अगर यहाँ वो एटलीस्ट वर्ड का यूज कर लेता तो इसकी जगह मैं 100 लिख देता, सीधा x का आंसर ही 40 आ जाता। अब ये x का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 40। तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचें? सर मैंने देखा P1 इंटरसेक्शन P2, जो P1 इंटरसेक्शन P2 आपका होता है वो हमेशा सबसेट होता है, P1 का भी होता है, एंड P1 इंटरसेक्शन P2 जो होता है वो सबसेट होता है किसका, P2 का। ऐसी बात क्यों है? आप खुद देख लो, आप अनुमान लगाओ। एक सेट आपके पास A है जिसके एलिमेंट 1,2 है, एक सेट आपके पास B है जिसमें एलिमेंट क्या है, 2,3 है। तो तुम बताओ A इंटरसेक्शन B कितना आएगा, ओनली 2 आएगा। अरे दोनों का कॉमन एलिमेंट आएगा। तो ये A इंटरसेक्शन B जो सेट है वो A का भी सबसेट है, और किसका सबसेट है, B का भी सबसेट है। तो P1 इंटरसेक्शन P2 सबसेट होगा P1 का भी और P2 का भी। ये इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, सबसेट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट P1 इंटरसेक्शन P2 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट P1, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट P1 इंटरसेक्शन P2 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, P2। ये बात तो सही है। इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, केवल इसमें या तो एलिमेंट इसके बराबर है या एलिमेंट क्या है, कम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें लेस देन इक्वल टू इससे होंगे, लेस देन इक्वल टू इससे होंगे, क्योंकि सबसेट है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। इंटरसेक्शन का आंसर कितना है, x लेस देन इक्वल टू P1 का कितना है, 67। मैं परसेंटेज हटा रहा हूँ। x लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 73। बीच में क्या है, एंड। आप आंसर निकालोगे, +1 की बात आपको याद है, क्या नाम है, लीनियर इनइक्वालिटी की बात आपको याद है। ये कितना हो गया, 67, यहाँ कितना हो गया, 73। कह रहा है x का जो आंसर है वो 67 होगा और उससे क्या होगा, कम होगा। और ये क्या कर रहा है, x का जो आंसर है 73 होगा और उससे क्या होगा, कम होगा। तो दोनों का कॉमन आंसर होगा, क्यों? क्योंकि एंड में कॉमन आंसर लेते हैं। तो कॉमन आंसर कितना हो गया, x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 67। अब इन दोनों आंसरों को मैं साथ कंबाइन करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये कह रहा है मेरा आंसर 40 और 40 से ज्यादा होगा, ये कह रहा है नहीं 67 और उससे क्या होगा, कम होगा। तो x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 67 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 40 होगी। यही मेरा क्या होगा, आंसर हो गया। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? सर ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, कोई नई बात रिपीट नहीं करूंगा। ये यूनियन और यूनिवर्सल का मतलब समझ में आ गया आपको। P1 इतना दे रखा है, P2 इतना दे रखा है, इंटरसेक्शन इतना दे रखा है। मेरे को एक ही फॉर्मूला याद था कि यूनियन के साथ मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, लगा दिया मैंने। तो मेरे पास यूनियन का आंसर ये आ गया। फिर मैं देखा नहीं, इससे तो आंसर नहीं आया। फिर मैं एक बात और जानता था, क्या कि मैं ये बात जानता था कि जो यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल होते हैं। एक यहाँ से मैंने परसेंटेज लिखना छोड़ दिया, क्योंकि बार बार परसेंटेज लिखना अच्छा नहीं लगता। लास्ट में अपने आप आ गया। परसेंटेज में आंसर नहीं पूछे थे, एक्स परसेंटेज दे रखा था, एक्स का आंसर पूछा था, लास्ट में परसेंटेज हटा के आंसर लिखना पड़ता आपको, इसलिए मैंने पहले से हटा दिया। कोई गलत नहीं है ये। तो यूनियन का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट होंगे। ये तो क्या होगा, 140 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 100 हो गया। यहाँ से जो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 40 और 40 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा जा सकती थी। तो सर इसको रोकना तो पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। तो हम दो बात जानते थे, P1 इंटरसेक्शन P2 सबसेट होगा, P1 का भी होगा और P2 का भी होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट P1 इंटरसेक्शन P2 में लेस देन इक्वल टू P1 भी होंगे और P2 भी होंगे। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 67 होगी, और नहीं, एंड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होगी, 73। दोनों का कॉमन आंसर कितना आ गया, 67। इसका मतलब जो x की वैल्यू है 40 और 40 से ज़्यादा होगी और 67 और उससे क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ आपका सेट क्या हो गया, खत्म हो गया। लास्ट के दोनों वीडियोज और लास्ट वाले वीडियोज में 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सेट में जो भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस करना। अब नया चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप सेट में प्रैक्टिस करना। ओके।